हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कि टर्म 2 के लिए था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है सेट 1 को जो है सॉल्व कर लिया था, अपने अच्छा वहाँ पे जो है रिस्पांस भी दिया है। और तो उसी को देखते हुए यहाँ पे जो है हम लोग सेट 2 को बहुत ही जल्द यहाँ पे हम लोग जो लाने वाले थे, तो ये चीज़ आ चुका है। यहाँ पे हम लोग जो है सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे टाइम जो है 1 आवर 30 मिनट, तो ये सारा चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब ज़्यादा टाइम को बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, जो कि सेट 2 का है। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी यहाँ पर डायरेक्टली मिल सके यहाँ पर हेल्प। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 जो कि 1 मार्क्स का, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स में चेक किया तो वहाँ पे जो है लगभग 75% आदमी जो है सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। ठीक है, तो सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोग आप ही का चैनल है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया, इसको हम लोग आंसर करते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट पूछा गया है, उसका यूनिट। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई थिंक देखा था। तो यहाँ पे जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया है, तो इसका जो यहाँ पे यूनिट होता है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को डिफाइन करना है। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रेदर देन ऑन बल्क। मतलब बल्क में जो है जमा नहीं होके सरफेस पे किसी भी सॉलिड और लिक्विड के जो है होता है कोई भी मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज, तो उसी को हम लोग जो है एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ जो है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आपने इस चीज़ को देख लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन। ये कंपाउंड दिया गया, इसमें पूछा गया था प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसका नाम जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम। ठीक है, 2। तो यहाँ पे 2 यही चीज़ आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो है प्लेटिनम का यहाँ दिखाएगा, जो कि 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया कि राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया जिसका आईपीएसी नेम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि पिछले जो वीडियो सेट 1 था वहाँ पे, तो उसमें जो आईपीएसी नेम था तो ये कुछ इस तरीके से वहाँ पे कंपाउंड दिया गया था, लेकिन मेरे से वहाँ पे गलती हो गया, जिसमें यहाँ पे NH2 की जगह पे मैंने CH3 ही रख दिया था। ठीक है, तो बेसिकली वो भी क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल राइट ही था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ सेट 1 में नहीं दिया गया था। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरीके से होगा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तो NH2 हमारा एमीन होता है, तो ये सेकेंड नंबर में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। तो वहाँ पे आप लोग उस चीज़ को सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे जो आईपीएसी नेम लिखना, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये चीज़ आपका एल्डिहाइड और ये आपका एल्कोहल है, तो प्रायोरिटी जो भी यहाँ पे सीनियरिटी टेबल में आपने देखा होगा कि जो आपका एल्डिहाइड है उसका नंबरिंग पहले आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्कोहल है तो उसका बाद में आता है। तो बाद में आता है अल्कोहल, तो उसको हम लोग जो है सफिक्स के रूप में लिखते हैं, बेसिकली इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो इसका अगर सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ भी 6 लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा नंबरिंग। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल, क्योंकि 5 में मिथाइल है यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 में OH है, हेक्सेनॉल, 6 कार्बन है, एल्डिहाइड है तो हेक्सेनॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका नेमिंग ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज। ठीक है, जो एल्डोहेक्सोज है उसका यहाँ पे एग्जांपल पूछा गया था। तो इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज और मेनोज। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल पूछा था, लेकिन मैंने एक आप लोगों को एक्स्ट्रा और दे दिया ताकि इनमें से आप कोई भी एक को याद रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अगला यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन कि राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जो मोनोमर क्या है, तो पिछले सेट में हमने जो है नेचुरल रबर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो आइसोप्रीन होता है उसको जब हम लोग करते हैं पॉलीमराइज, तो वहाँ से जाके हमारा जो है नेचुरल रबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मोनोमर हो जाएगा वो आइसोप्रीन हो जाएगा। इसका हमने स्ट्रक्चर भी पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आप लोग सेट 1 को नहीं देखें तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा गया एंटीपायरेटिक का, तो इसका जो एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एंटीपायरेटिक का एस्पिरिन जो है एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चंस, तो वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे जो सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है सेक्शन बी 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को लिखना था। तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं, एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी। तो इसका डिफरेंस लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर की तरफ हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग पूरा का पूरा पहले बात करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो ऑर्डर बेसिकली होता है कि इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसके पावर में का जो सम होता है किसमें, रेट लो एक्सप्रेशन में, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये सब चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, आशा करते हैं हम। दूसरा यहाँ पे होता है कि इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, अगला डिफरेंस यहाँ पे है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इवन फ्रैक्शन। यह जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे था ऑर्डर के बीच डिफरेंस। तो ये यहाँ पे था हमारा ऑर्डर का यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब मोलिकुलरिटी को देखेंगे तो इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अंडर गोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। यह जो होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो अंडरगोज करता है साइमल्टेनियसली, कहाँ पे, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन में कोलिजन करता है। ठीक है, इसको हम लोग मोलिकुलरिटी कहते हैं। अगला यहाँ पे कि इट इज़ डिटरमाइंड थियोरेटिकली। मोलिकुलरिटी जो होता है वो थियोरेटिकली डिटरमाइंड होता है, जैसा कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली होता है, तो वहीं पर जो है मोलिकुलरिटी थियोरेटिकली डिटरमाइंड होता है। फिर कहता है कि इट कैन ओनली बी होल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसका वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे जो है ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सारा हो जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ वहाँ पे होल नंबर वाला आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। पूछा गया कि लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स, बेसिकली इसको कोलोइड्स भी हम लोग कह सकते हैं। कहता है द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैविंग ग्रेट एफिनिटी, या फिर इसको लव बोल सकते हैं, फॉर डिस्पर्जन मीडियम। चीज़ को समझना है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल जो होता है डिस्पर्स्ड फेज का, उसके पास ग्रेटर एफिनिटी होता है, मतलब लव होता है किसके प्रति, डिस्पर्जन मीडियम के प्रति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स कहते हैं या फिर कोलोइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, गम हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरा यहाँ पे जो लायोफोबिक सॉल्ट्स, तो बोला गया कि द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी और नो लव बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, उनके बीच कोई भी यहाँ पे जो एफिनिटी या फिर लव अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता है उनके बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे मेटल सल्फाइड हो सकता है, AS2S3। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि यूजिंग IUPAC नेम राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिया गया था, IUPAC नेम दिया गया है, जिसको यहाँ पे यूज करके हम लोगों को जो उसका फॉर्मूला जो है लिखना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो दिया गया टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इसको देख के आपको जो है इसका नेम फॉर्मूला उसका लिखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। अगला यहाँ पे है बी नंबर, उसमें बोला गया है कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, तो उसका कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फिर यहाँ पे जो सी नंबर है उसमें बोला गया है पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। तो इसका जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा K3CrC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, बस ये चीज़ आपको जो अच्छे तरीके से दिमाग लगा के आपको आंसर इसका करना है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया कि अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। यहाँ पे इंडिकेट किया गया, उसी के हिसाब से इसको जो है
अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दिया गया उसको यहाँ पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एमीन का भी कंपाउंड है और यहाँ पे अल्कोहल का भी है। तो एक चीज़ आप जान रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है सबसे यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो आपका कुछ इस तरीके से इस वे में आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा कि सबसे कम इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया, बढ़ते क्रम में बताया, मतलब सबसे कम वाला पहले होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया, मतलब छोटा से बड़ा। तो कुछ इस तरीके से इसका ऑर्डर आपको याद रखना है। यही आपको जो है सिंपल सा अगर एग्जामिनेशन में आता है तो यही आपको डायरेक्टली यही चीज़ दे दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में यही आएगा अगर आप इससे क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो, ठीक। बी नंबर यहाँ पे है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में जो सोल्यूबिलिटी होगा किसका ज़्यादा होगा उसके आधार पे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको भी यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा गया। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अभी हम लोग जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA, ठीक है। DNA और RNA का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। DNA का क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो है RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो DNA और RNA कुछ इस तरीके से लिख लिए। तो सबसे पहले अगर DNA की तरफ देखें तो इट अकर्स मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में जो है DNA पाया जाता है। वहीं पे RNA की बात करें तो इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म जो सेल में होता है वहाँ पे पाया जाता है क्या चीज़, RNA, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करें तो यूरासिल इज़ नॉट प्रेजेंट। तो अगर बेसिकली बताया जाए कि DNA में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर पूछा जा सकता है आपको कि DNA में क्या एब्सेंट होता है, बात एक ही है, नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका जो है यूरासिल इसका राइट आंसर होगा। तो मतलब DNA में यूरासिल पाया नहीं जाता है। यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दे दिया जा सकता है। वहीं पे अगर RNA की बात करें तो थायमिन इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। RNA में आपका क्या नहीं पाया जाता है, क्या चीज़ एब्सेंट रहता है, थायमिन एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला जो डिफरेंस यहाँ पे है कि DNA हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो है उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है। वहीं RNA की बात की जाए तो उसके पास कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि RNA यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, या जो है रेप्लिकेट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है DNA और RNA के बीच डिफरेंस था। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो क्या चीज़ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन को देख लेते हैं। कहता है द केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल विदाउट एलिमिनेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मतलब बोला गया कि केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल को जब एक साथ हम लोग जोड़ते हैं, यूनाइट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बनाता है, जो कि बिना किसी एलिमिनेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल को, मतलब बेसिकली यहाँ पे है कि बिना किसी सिंपल जो मॉलिक्यूल उसको एलिमिनेट किए बिना यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो ये चीज़ आपका है उसको एलिमिनेट कहीं भी टूटा तोड़ा नहीं गया, लेकिन उसी को बस रीअरेंज करके यहाँ पे पॉलीमर बन गया है। बेसिकली यहाँ पे जो इथीन है उसका एडिशन पॉलीमराइजेशन किया गया तो यहाँ पे पॉलीथीन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथीन इसका है मोनोमर है किसका, पॉलीथीन का। पॉलीथीन बेसिकली यहाँ पे एक पॉलीमर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अगला यहाँ पे जो बी नंबर है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कहता था केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल का जो एलिमिनेशन करके यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो इथिलीन ग्लाइकोल है इसको जब ऐड किया गया टेरथैलिक एसिड,
ठीक है, टेरिथैलिक एसिड यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, पैथेलिक नहीं पढ़ना है इसको, टेरिथैलिक एसिड पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेरिलिन बनता है। यहाँ पे हम लोग इसको डेक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएजेंट का यूज हो जाएगा। तो ये आपका जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया और एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बोला, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने बोला। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है एंटा एसिड्स है। तो एंटा एसिड के बारे में हम लोगों ने जो है मॉडल सेट 1 में इसका सोल्यूशन देख लिया था। ठीक है, ये बेसिकली सोल्यूशन जो है इसका मॉडल सेट में अवेलेबल है और इसी चीज़ को यहाँ पे जो सेट 2 में रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे जो है डिसइंफेक्टेंट्स, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा गया कि द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया जाता है, बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज़। मतलब जो जीवित है वहाँ पे उत्तक होते हैं, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ अप्लाई उसको नहीं किया जाता है। वेयर एज इट अप्लाइज ऑन फ्लोर्स, ट्रेंच, सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंट्स इटीसी। मतलब इसको फर्श वगैरह में है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वहाँ पे इसको जो है क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और उसी को हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का सब्सटेंस होता है, जिसको डायरेक्टली लिविंग टिश्यूज़ में जो है अप्लाई नहीं किया जाता है। उसको कहीं भी फ्लोर्स में किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात किया जाए तो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट्स। जो 1% सॉल्यूशन होता है फिनोल का, वही हमारा जो डिसइंफेक्टेंट्स का काम करता है। ठीक है, वहीं पे अगर इस चीज़ से बात रिलेट किया गया है तो यहाँ पे एक नोट में हम लोग बात याद रख सकते हैं कि 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। कहीं भी अगर आपको 0.2% सॉल्यूशन अगर बोला जाए फिनोल को, तो वह जो है कैसा एक्ट करता है, एंटीसेप्टिक के जैसा करता है। और वहीं पे 1% जो है उसका फिनोल का सॉल्यूशन वो डिसइंफेक्टेंट के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे सेक्शन सी में कुछ इस तरीके से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको जो है लगभग यहाँ पे एनी 3 क्वेश्चन आपको करना है। 5 क्वेश्चन आपका दिया गया, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो है कर सकते हो आप इनमें से। तो सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर दिया, आपको जो अच्छा लगे उसको आप आसानी से कर सकते हो अगर उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो रिएक्शन हुआ है, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, एंड 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 ऑर्डर है। बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे जो टेबल दिया है इसमें कुछ ब्लैंक स्पेस थे, अभी जो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ जो है भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले ये चीज़ ब्लैंक था, जो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है उसी के आधार पर यहाँ पे भरा गया है। तो कुछ इस तरीके से ब्लैंक स्पेस जो यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे जो है, ये आपको जो है मॉडल सेट में आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो क्वेश्चन वहाँ पे ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन जो बोला गया था वो ए से बी में बोला गया था, जिसमें ए जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर का था और बी आपका क्या था, 0 ऑर्डर का। तो उसके लिए अगर रेट अगर लिखेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ए का, इसके पावर में एक यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि वो ऑर्डर 1 का था और यहाँ पे बी जो है वो 0 ऑर्डर का था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा है। अब इस जो रेट है इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए, और बेसिकली जो मोलर कंसनट्रेशन बी, क्योंकि उसका पावर में 0 है, तो ये चीज़ जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक्स का पावर अगर 0 मान लेता तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे 1 हो गया, जिसके कारण रेट इक्वल टू हो गया के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट लाइन कहने का मतलब है ये चीज़, यहाँ पे 1 2 3 करके आपका देख सकते हैं दिया गया। तो फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है मोलर कंसनट्रेशन ए का जो कुछ इस तरीके से 0.1 मोल पर लीटर है। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको समझोगे तो आपको कहीं भी जो है हार्ड देखने को नहीं मिलेगा, बस लॉजिक है यहाँ पे लगाया गया है, बस लॉजिक को आप लोग समझ जाइएगा तो इस टाइप की क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में जो चीज़ कहेगा उसको सब साथ साथ तो आप लोगों को लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा।
मोलर कंसंट्रेशन बी का जो यहाँ पे 0.1 मोल पर लीटर दिया गया, और जो वहाँ पे इनिशियल रेट आपका रेट का वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए रेट इक्वल टू ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो वही लिखा है कि ये चीज़ आपका रेट, तो रेट वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दिया गया वो कितना दिया गया 2.0 इंटू 10⁻⁻2 दिया गया, और के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए, तो के यहाँ पे उसका कांस्टेंट को लिख दिए, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका यहाँ पे दिया गया कितना दिया 0.1, ठीक है 0.1। तो यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, के का वैल्यू जो है निकालेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। कैसे आएगा के का वैल्यू 0.2? तो अगर यहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है, इसी को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करके हम लोग लिखें कि के इक्वल टू, अगर इतना बराबर ये चीज़ यहाँ पे था तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.1, ये चीज़ होगा। यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/100 यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली के का वैल्यू 0.2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन के लिए ये चीज़ आपको हर जो यहाँ पे लाइन दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सभी के लिए इसी में आपको जो है अप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो आपका जो सारा चीज़ फुलफिल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड लाइन में आपका जो है मोलर कंसंट्रेशन ए का पूछा गया था, जिसमें बी दिया गया है और रेट दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकेंड लाइन के लिए हम लोग लिखे हैं कि फॉर सेकेंड लाइन रेट इक्वल टू यहाँ पे के इंटू ए, क्योंकि बी का तो वहाँ पे 1 हो चुका था। तो रेट का वैल्यू आपका जो है सेकेंड लाइन में दिया गया है, कितना दिया गया आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻2, और के का वैल्यू अभी हमने पहले यहाँ पे निकाल चुका है। यहाँ पे देख लीजिए के का वैल्यू, यही के का वैल्यू भी निकाले थे, उसी का यहाँ पे नीड होगा इसको कैलकुलेट करने में। तो के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, के का वैल्यू 0.2 और मोलर कंसंट्रेशन ये हम लोगों को निकालना है, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हो, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज़ सबसे पहले ऊपर में रहेगा, और ये चीज़ जो यहाँ पे इनटू में वहाँ पे डिविजिबल में चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो आपका है 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लाइन के लिए अगर देखें तो थर्ड लाइन में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थर्ड लाइन में आपको रेट को जो है कैलकुलेट करना था, ठीक है, जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ए और बी का आपका गिवन था। तो थर्ड लाइन के लिए सबसे पहले अगर देखें, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आसानी से ये सारा चीज़ कैलकुलेट कर लोगे। तो रेट इक्वल टू सबसे पहले वही चीज़ आ जाएगा फिर से, और रेट अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो के का वैल्यू आया था 0.2 और मोलर कंसंट्रेशन आपका दिया गया 0.4, और बी का तो यहाँ पे 1 हमने उसको पहले ही बना दिया था, क्योंकि बी का पावर वहाँ पे जो उसका क्या था 2 था। तो रेट का वैल्यू कुछ इस तरीके से 8 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.08, इसमें अगर पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब फोर्थ लाइन के लिए बोला जाए तो फोर्थ लाइन में आपको क्या चीज़ बोला गया, क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको मोलर कंसंट्रेशन ए का कैलकुलेट करना है। अब आसानी से सारा चीज़ कैलकुलेट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि फोर्थ लाइन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले तो रेट इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। रेट यहाँ पे उसका जो है दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁻2, के का वैल्यू हमारा 0.2 आया था, और यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है ए का, तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको ज्यों का त्यों रख दिए। अब ए इक्वल टू यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन ये वो इक्वल टू आ जाएगा 0.1। सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप किया गया है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक। तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली जो है वही चीज़ यहाँ पे अब जो है देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे जो है इसको घेर दिया है ताकि आप समझ सको कि यही आपका जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, जो कि अब फिल्ड हो चुका है। तो ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से था। इस बार केमिकल काइनेटिक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है आपको कन्फर्म है कि इस बार आपको जो न्यूमेरिकल आने वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इसमें पूछा गया कि राइट द मोनोमर ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर यहाँ पे दिया गया, उसका आपको मोनोमर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका बुना एस हो जाएगा, ब्यूना एस। तो इसका जो मोनोमर होता है वो क्या क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, और स्टाइरिन को जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तब जाके बुना एस बनता है। फिर अगला यहाँ पे ब्यूना एन, तो इसका जो मोनोमर है वो क्या क्या 1,3-ब्यूटाडाइन
ये चीज़ सेम है, बट यहाँ पे स्टायरीन की जगह पे एक्राइलो नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पे जो है डेक्रोन, ठीक है, टेरिलीन अभी हमने उस चीज़ को देखा था। तो इसका जो होता है मोनोमर वो इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, अभी पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, ये चीज़ होता है। अगला यहाँ पे है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका जो है मोनोमर होता है, किसका, बेकेलाइट का। नियोप्रीन का अगर पूछा गया है तो इसका जो होता है क्लोरोप्रीन करके मोनोमर होता है। तो कुछ यहाँ पे पॉलीमर दिया गया था जिसका हम लोगों ने जो है मोनोमर अच्छे तरीके से जो है देख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया गया, उसका आपको जो है क्या चीज़ करना है, ड्रॉ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका दिया है H2SO7, इसका नाम क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। H2SO7 इस चीज़ हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम याद रखना आप लोगों को। ठीक है, बस स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 4 बार लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ आसानी से आप जो है एग्जामिनेशन में बना लोगे। अगला जो है XeF4, ठीक है, XeF4 का बनाना है, तो आपका कुछ इस तरीके से जो है XeF4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अगला सी नंबर यहाँ पे ClF3, ठीक है, जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है सभी को मैं एक वीडियो में कंबाइन करके एक वीडियो में करने की कोशिश कर दूंगा, और पहले से भी मैंने जो है स्ट्रक्चर पे बनाया, तो आप लोग चैनल पे जाके खोज सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ClF3, तो ClF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो होता है वो टी शेप्ड का होता है। कैसा होता है, टी शेप्ड का होता है। अगला यहाँ पे पूछा गया था IF7 का, IF7 का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो कुछ इस तरीके से IF7 का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये बेसिकली जो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि HClO3, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने जो है सर्कल से इस चीज़ को अच्छा दिखने के लिए बस मैंने बना दिया है, बेसिकली आप इसको बना भी सकते, नहीं भी बना सकते। तो HClO3 का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको जो है शॉर्ट नोट्स उसका जो है लिखना है। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे आपका जो है HBZ रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली HBZ रिएक्शन होता है कि एसिटिक एसिड इज हेलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जो एसिटिक एसिड होता है उसको हेलोजिनेट करते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, इन विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट अल्फा कार्बन एटम, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे अकर करता है, अल्फा कार्बन एटम पे करता है, और उसी को हम लोग जो है हेल-वोल्हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। इसी को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में HBZ कहा जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको रेड फॉस्फोरस के साथ क्या किया गया है, हेलोजिनेट किया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ जो है अल्फा कार्बन एटम पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया HBZ रिएक्शन। अगला पूछा गया स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्टेरिफाइड विथ अल्कोहल और फिनोल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम लोग स्टेरिफाइड कर सकते हैं अल्कोहल में और फिनोल में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। जैसे कि बात किया जाए कॉन्क H2SO4 और HCl गैस एज ए कैटलिस्ट, उसी को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे रिएक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से RCOOH, फिर यहाँ पे R, 2 टाइप का आ रहा है इसलिए R डैश यहाँ पे OH हो जाएगा, और ये जो H+ है वो इन्हीं जो है यहाँ पे मिनरल एसिड से आया हुआ है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेरिफाइड करके अल्कोहल और फिनोल का बनाता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ था। अगला यहाँ पे है वो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या था, ये चीज़ पूछा गया है। कहता है कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन का, इज़ रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, उसको क्या किया जाता है, CH2 ग्रुप में रिड्यूस किया जाता है जब ट्रीट करते हैं उसको जिंक अमलगम ZnHg के साथ एंड
कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कॉन्क HCl के साथ करते हैं तो वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो है वहाँ पे उसको रिड्यूस किया जाता है CH2 ग्रुप में। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है बेसिकली, तो इसको CH2 में कन्वर्ट किया गया है किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और कॉन्क सल्फ्यूरिक और कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और कुछ इस तरीके से H2 साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स था किसके किसके बीच, HBZ रिएक्शन के बीच, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बीच, क्लेमेंसन रिडक्शन के बीच। अब लास्ट आपका जो है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रिएक्टेंट की साइड आपको दिया गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट में चीज़ पूछा गया है। तो फर्स्ट तो आपका दिया गया है कि जब एनिलीन को हम लोग जो है CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है और कुछ इस तरीके से KCl और H2O साइड प्रोडक्ट में आ जाता है। तो ये आपका जो फर्स्ट था। अगला यहाँ पे पूछा गया कि जब एनिलीन को हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, तो तब यहाँ पे क्या बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है C6H6NH3+ और HSO4-। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें पूछा गया था कि जब एनिलीन, सारा यहाँ पे जो है एमीन से आपको देखने को मिल रहा है, जब एनिलीन को Br2 एक्वस के साथ करते हैं रिएक्ट तब क्या बनता है। तो जब उसको Br2 के साथ एक्वस के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रोमिनेशन कहते थे और यहाँ पे HBr कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि एनिलीन को जब कुछ इस तरीके से CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ करते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है और यहाँ पे एसिटानिलीड बन जाता है और CH3C फिर से साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन था। अगला रिएक्शन इसी में दिया गया था कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेसिकली बेंजीन पर N2Cl को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसमें बेंजीन बनता है, इथेनॉल बनता है और N2+HCl बाहर निकलता है साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन दिया गया था जिसमें बेसिकली रिएक्टेंट था। आपको थोड़ा बहुत जो है ऑर्गेनिक का नॉलेज होगा तभी आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो, बाकी बात इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो आशा करते हैं सेट 2 भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और उन लोगों को भी हेल्प कीजिए। ठीक है, बस आप लोगों को शेयर करना है और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कीजिए। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, यार आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने सेकेंड जो आपका थर्ड सेट है। ठीक है, सेकेंड तो बेसिकली हमने कर लिया है, तो चलिए यहीं तक इस चीज़ को रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।